नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में आज का जो दिन है वो बिहार के नाम आज का दिन है और बिहार में भी एनडीए के नाम। दरअसल में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन चारों सीटों का जो चुनावी परिणाम आया है, वो काफ़ी न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि एक बार फिर से बिहार की जनता ने यह बता दिया है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार हैं, तो निश्चित तौर पर सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि चारों सीटें एनडीए के खाते में गई हैं और अभी से जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में जश्न का एक दौर चल पड़ा है। और ये जश्न आपको 2025 के विधानसभा चुनाव तक देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये चुनाव लिटमस टेस्ट है 2025 के विधानसभा चुनाव का। और आश्चर्य की बात यह भी है कि 4 में से 3 सीटें महागठबंधन यानी कि आरजेडी और वाम दल के खाते में थी, लेकिन आरजेडी को करारा झटका लगा और खास करके गया की जो 2 महत्वपूर्ण सीटें थी, बेलागंज और इमामगंज, तो बेलागंज सुरेंद्र यादव जो कि बाहुबली माने जाते हैं, दबंग माने जाते हैं और 35 साल से लगातार वहां से जीत रहे थे, और उनकी बादशाहत को मनोरमा देवी, हालांकि वो भी यादव ही हैं, उन्होंने इस विधिवत जेडीयू से चुनाव जीत करके उनकी बादशाहत को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उनकी बादशाहत को वहां से खत्म कर दिया है। तो आखिर इस जीत के क्या मायने हैं? आरजेडी की जो हार हुई है, वो हार आखिर क्या कुछ कहती है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव का जो एक जनाधार जो बन रहा था, वो फिर से एक बार खिसक रहा है? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार, जिनके विषय में यह कहा जाता है कि वो विकास पुरुष हैं, तो क्या वाकई में बिहार की जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर अपना मुहर लगाई है? हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और इसमें महीप है हमारे साथ, जो कि हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं, हमारे सहयोगी हैं, मंजेश हैं। मंजेश को आप स्क्रीन के पीछे देखते होंगे, उमन मंजेश स्क्रीन पर नहीं आते हैं, और जो आप खबर पढ़ते हैं न्यूज़ 22 स्कोप डिजिटल पर, तो वो खबर मंजेश ही लिखते हैं। और हमारे साथ विवेक हैं, जो कि यहाँ पर हमारे सहयोगी हैं और बीजेपी बीट को भी कवर करते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में एनडीए के जीत के मायने क्या है, और अगर आरजेडी चुनाव हारी है तो इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा। सबसे पहले मंजेश, कहा जाता है कि फिल्म जो बनती है उसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बड़ी भूमिका होती है, हीरो से ज़्यादा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग वही पूरा करते हैं। तो आपकी भूमिका भी बायोस्कोप में कहूँ वैसे ऐसी ही है, आप पर्दे के पीछे रह करके पूरी खबरों को लिखते हैं। तो आज सुबह से आपने खबर लिखा है और मुझे लग रहा है कि जो आपके जो हाथ की रफ्तार थी वो यह बता रही है कि एनडीए की जीत की रफ्तार में आप अपने हाथ की रफ्तार को भी मिला रहे थे। तो क्या कुछ आपने सुबह से देखा और क्या कुछ आप डिजिटल पेज पर दर्शकों को आपने पढ़ने को दिया है? आज सुबह से सर मैं जब आया हूँ ऑफिस और काउंटिंग जब स्टार्ट हुई है, तो सुबह से एक तरफा एनडीए का मैं देख रहा था। हाँ, ये कुछ देर के लिए जो है इमामगंज सीट पर मैंने देखा कि वहाँ से दीपा मांझी पीछे चली। लगभग 5-6 राउंड के बाद वो अपनी बढ़त बनाई और उनकी बढ़त जो है विजयी बढ़त हुई। उधर दूसरी तरफ अगर देखें रामगढ़ सीट की, तो रामगढ़ सीट में एक तरह से माना जाता था कि वो राजद का गढ़ है, जहां पर कि जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका गढ़ है। उनके बेटा सुधाकर सिंह वहां से विधायक रह चुके हैं, अभी वो सांसद लोकसभा में चुन के गए। और उनके दूसरे बेटे जो अजीत सिंह वहां से प्रत्याशी थे राजद के, और माना जा रहा था कि अजीत सिंह एक कड़ी टक्कर देंगे भाजपा को, एनडीए को या दूसरी पार्टी को। लेकिन वहां पर एक अलग ही चीज आज हमें देखने को मिली, और लगभग आप कहें तो 70% काउंटिंग का 70% समय जो है लगभग बसपा के जो प्रत्याशी थे वहां से सतीश यादव, उन्होंने बढ़त बना कर रखा। और लास्ट में मंजस, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसीलिए कि चूंकि वहां अगर अजीत सिंह तीसरे नंबर पर हैं, इसका मतलब है कि यादव का वोट जो है वो अजीत सिंह को नहीं मिला है। हाँ, और चूंकि वहां पर उस रामगढ़ इलाके में यादव भी बहुत, मैं गया वहां वहां चुनाव जब कवर करने में गया हुआ था, तो वहां पर यादव बहुल वो इलाका है, यादव और राजपूत डोमिनेट करते हैं उस इलाके में। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव, यानी कि जो ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई आरजेडी का मतलब ही है कि यादव का वोट आरजेडी को पड़ेगा, इसमें कहीं ना कहीं से संशय दिख रहा है। इस बार बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस बार जो भी यादव वोट है वो तेजस्वी यादव को वोट ना पड़ के, अजीत यादव को वोट ना पड़ के, वो इस बार बसपा की तरफ गया और बसपा के साथ अपना एनडीए का जो जनाधार था यहाँ पर वह काम किया है। क्योंकि राजद का वोट अधिकतम आप कह सके तो यादव वोट जो होता है वह इस बार बसपा ने काटा है।
देखिए, ये एक बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में कहा जाता है कि माय समीकरण आरजेडी की तरफ से, यानी कि लालू प्रसाद यादव जब 1990 में बिहार में सत्ता में आए थे पहली बार, तो उन्होंने माय समीकरण का नारा दिया था, यादव और मुस्लिम। लेकिन जिस तरीके से मंजेश बता रहे हैं और जो चुनावी परिणाम सामने आया है, वो निश्चित तौर पर आरजेडी को यह सोचने के लिए विवश कर देगा कि यादव जाति के लोग या फिर जिस जाति के लोग जहां से खड़ा होंगे, उस जाति के लोग लोग उसको वोट करेंगे। और कम से कम रामगढ़ में ऐसा ही देखने को मिला है, और यही वजह है कि अजीत सिंह वहां पर तीसरे नंबर पर चले गए। और चूंकि बसपा से यादव प्रत्याशी थे, तो वो लगातार फाइट में बने रहे। हमारे साथ अब विवेक हैं। विवेक, चूंकि चुनाव में भी गए हुए थे आप, और आपसे जब मेरी बातचीत होती थी यहाँ पर, तो आप कहते थे कि सर वहाँ मनोरमा देवी देखिएगा, आपकी चुनाव वहां से जीतेंगी। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? जी बिल्कुल, वहाँ बेलागंज जो सीट है, बेलागंज सीट से सुरेंद्र यादव लगातार वहाँ से विधायक रहे 1990 से। वो लगातार उस सीट पे काबिज रहे और एक ही आदमी उस सीट को पे लगातार बरकरार जो विधायक रहे। ऐसे में लेकर वहाँ की जनता की काफ़ी समस्या थी। वो चाहे मुस्लिम बहु इलाका हो, चाहे बेलागंज जो मेन टाउन हो, बेलागंज मेन टाउन से थोड़ा-सा आगे आप जाएँगे तो थाना जहाँ है, थाना से बगल से गाँव जाती है। वो उस गाँव के अगर समस्या इतना था कि नली-गली तक नहीं बना हुआ था। एक जो आम जो वार्ड पार्षद या मुखिया जीत कर जाते हैं तो वो काम करते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं वहाँ जो समस्या थी, उस समस्या सीधे तौर पे और ख़ासकर जो मुस्लिम महिलाओं को उस समय सीधे तौर पे कहना था कि हम मनोरमा देवी जीतेंगी। और जब हमने वहाँ से चुनावी जो कैंपेनिंग था उसके बाद करके जब लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार में, आपको ये पता है कि फिर आने वाले दिनों में वो जा रहे हैं महिलाओं से संवाद करने के लिए। 225 करोड़ का विधिवत कैबिनेट ने पास भी कर दिया है बजट। तो नीतीश कुमार के चेहरे को महिलाओं ने देख करके वोट किया है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वहाँ वोट किया गया है, ना कि कैंडिडेट को देखकर वोट किया गया है। वहाँ पर पिछले बार अभय कुशवाहा भी थे, जो अभी सांसद हैं आरजेडी कोटे से। अभय कुशवाहा भी थे, तो अभय कुशवाहा चुनाव हार गए थे। इस बार जो मनोरमा देवी का किया गया था, क्योंकि वहाँ जो जातीय समीकरण को देखते हुए भी किया गया था। मनोरमा देवी यादव जाति से और जो विश्वनाथ यादव हैं, वो भी यादव जाति से थे। एक मुस्लिम थे जो अमजद खान है, वो वहाँ से चुनावी मैदान में थे। तो ऐसे में यादव के में तो जो कहे महिला के जो वोट बैंक है, वो तो महिला की वोट बैंक जो ट्रांसफर हो गया नीतीश कुमार की तरफ, और नीतीश कुमार वो सीट है निकाल लिए। बता दें उनकी पार्टी का जो जब से उनकी नीतीश कुमार की पार्टी बनी है, तब से उस सीट पर कभी भी वो चुनाव नहीं जीते थे। साल का रिकॉर्ड। चलिए, हमारे साथ वहीं पे हैं। तरारी विधानसभा भी बिहार में बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि आपको याद होगा कि आज से मात्र 2 महीने पहले जो आकाश पांडे हैं, सुनील पांडे जो बाहुबली हैं, उनके बेटे बीजेपी से में सुबह 7:30 बजे जाकर के उन्होंने विधिवत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। और तरारी सीट के विषय में यह कहा जा रहा था कि तरारी सीट जो है वो भी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो वाम दल का गढ़ माना जाता रहा है। तरारी सीट से एक बड़ी जीत, चूंकि ये पहले ऐसे एनडीए के कैंडिडेट आप कह सकते हैं बिहार में हैं, जो शुरू से जो उन्होंने बढ़त बना के रखा, वो अंतिम में जीत में मतलब वो परिणति उसकी देखने को मिली। क्या वजह है कि वाम दल का वो गढ़ माना जाता है? सुदामा प्रसाद वहां से विधायक थे, इस बार सांसद बने हैं, लेकिन वाम दल अपने सीट को जो है वो बचा के नहीं रख पाई। देखिए राजीव जी, सबसे पहले बता दूं कि जो बिहार की जनता है वह विकास चाहती है, और इसका जो झलक है ये उपचुनाव में देखने को मिल गया। विशाल प्रशांत को मैं विकास अगर चाहती है तो भाई 2020 में तो यही जनता है जो हराई है, और उसमें भी नीतीश जी विकास कर रहे थे। मुझे लगता है कि कुछ और भी वहां पर फैक्टर्स होंगे जिस फैक्टर्स की वजह से जीत हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से जो आरजेडी की शैली थी इस समय उपचुनाव में मारपीट करने की, और जिस तरह से आपने ओसामा साहब का जो रुतबा देखा था कि वो एक कार्यकर्ता को पीटे थे, तो एक बार फिर से जो वहाँ की जनता है उनमें कहीं ना कहीं ये डर हो गया था कि इस बार सुधाकर सिंह की जो बोली थी वो सबसे ज्यादा जो है वो डैमेज की थी इस बार आरजेडी और इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जनता को एक बार फिर से लग रहा था कि अगर वाकई में जब 30 बूथों पर लाठी की बात करते हैं, तो फिर अगर जीत के आते हैं तो फिर वो शायद ज्यादा ही लाठियां बरसा सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नहीं भाई, अब ये चीज नहीं चलेगा, हमें लाठी नहीं खानी है। और इसी को लेते हुए इस बार जो सुनील पांडे के बेटे हैं विशाल प्रशांत, उन्हें 78,755 वोट जो है इस बार पड़ा था, और 10,000 वोटों से जो सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी थे राजू यादव, उनसे 10,000 वोटों से ज्यादा से ही उन्होंने जीत हासिल किया। वहीं जन स्वराज की बात कर ले तो इस बार जन स्वराज भी फिर से फिसड्डी हुई। भले ही जन स्वराज के जो संस्थापक हैं पीके प्रशांत कुमार, वो कह रहे थे कि नहीं भाई हम लोग ये करेंगे, ऐसा करेंगे, हमारे जो उम्मीदवार है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्रशांत किशोर की हवा निकल गई। नहीं, तो एक चीज जो भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि बाहुबल की जो बात आप सामने लाए अभी, कि भाई बाहुबलियों को लोग स्वीकार अब नहीं करेगी।
लेकिन सुनील पांडे भी तो बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं। कुछ दिन पहले आकाश पांडे का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो विधिवत वो शस्त्र की पूजा कर रहे हैं। बाद में फिर उन्होंने सफाई दी कि नहीं भाई, हमारे यहाँ शस्त्र पूजा की एक परंपरा है, जो कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, बाहुबली तो सुनील पांडे भी नहीं, हैं। बिल्कुल। बाहुबली की बात जहां तक कर ली जाए या शस्त्र पूजा की बात कर ली जाए तो वो वाकई में है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जनता को जाके सीधा धमकाया और मारपीट की जो शैली अपनाई, कार्यकर्ता को पीटा, तो एक बार जनता सहम सी गई है। क्योंकि डायरेक्ट आप चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता को पकड़ के पीटते हैं, कहते हैं 30 लाठी मारा, 30 बूथों पर लाठी मारा, और अगर आगे मौका मिलेगा तो 300 बूथों पर लाठी मारे। तो ये जो शैली है फिर से वो जंगल राज की याद दिलाती है, और जो 2005 की पहले की राजनीति थी उसकी ओर जनता का दिमाग अचानक से चला जाता है। इसलिए इस बार जो जनता ने वोट दिया है वो चारों सीटों पर अपना जो स्पष्ट बहुमत है उसे क्लियर कर दिया है। मैं क्योंकि आप आरजेडी बीट भी देखते हैं, आपको लगता नहीं है कि अब जगदानंद सिंह कहीं ना कहीं से पार्टी में कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि अपने बेटे की सीट वो नहीं बचा पाए? ये बिल्कुल आपने सही कहा राजीव जी। जिस तरह से जगदानंद सिंह, चूंकि उनके बड़े बेटे जो है वो सुधाकर सिंह वो सांसद हो गए, छोटे बेटे को उतारा था, वो तीसरे नंबर पर आके रह गए। तो कहीं ना कहीं अब वाकई में जो जगदानंद सिंह है प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कमजोर पड़ चुके हैं इस बात को लेकर, और उनके अंदर जो आरजेडी के अंदर अंतर्कलह चल रहा है वो अब सामने उजागर आ चुका है। क्योंकि हमारे साथ तो मंजेश से हम और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मंजेश, ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार अपने आवास पर मीटिंग कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और इस जीत का लॉन्ग इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा 9 महीने बाद बिहार में, क्या इस जीत की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएगी एनडीए? बिल्कुल सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अगर लोकसभा चुनाव के समय से आप देखें तो उस समय महागठबंधन के जो भी नेता जाते थे फील्ड में चुनाव प्रचार के लिए, वे अक्सर जो है संविधान और आरक्षण को खतरे में बता रहे थे। और इन सब चीजों को धता बताते हुए जो भी मतदाता थे उन्होंने लोकसभा में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत दी, जीत दिलाई और एनडीए की सरकार बनी। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, शायद वही एक बार फिर से बिहार की इस 4 विधानसभा सीटों पर कंटिन्यू किया है जनता ने। और जो नीतीश कुमार या भाजपा के जो नेता जा रहे हैं अभी भी मैदान में, आज का भी ये बयान हमने सुना है कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के विकास का जो एक वो चल रहा है उसके आधार पर कंटिन्यू करेगा। तो नीतीश का कद बढ़ेगा अब और? बिल्कुल सर, ये चीजें तो लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि जदयू 12 सीटें जीती, और अभी खास करके बेलागंज सीट जब लेते हैं, 34 साल से यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का कहीं कुछ नहीं था, और पहली बार जदयू ने जीत जो दर्ज की है मनोरमा देवी ने, वो भी कोई छोटी मोटे अंतर से नहीं दर्ज किया है। जीत का अंतर लगभग 21,000 वोटों का है। तो इससे ये देखा जा सकता, खूबसूरत तस्वीर आ रही है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस तस्वीर को जरा देखिए कि देखिए नीतीश कुमार के आवास पर किस तरीके से जो तमाम एनडीए के नेता हैं वो वहां गए हैं, वहां जाकर के मिल रहे हैं, और देखिए चेहरे पर कितनी ताजगी है। इसके अलावा हम दूसरी भी तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरीके से बुके लेकर के विधिवत मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का कद जो है वो कहीं ना कहीं से बढ़ा है अब, और इस चुनाव के बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को, कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि वाकई में कौन सी स्ट्रेटेजी अब बिहार में लाई जाए ताकि आने वाले दिनों में जो है 2025 के चुनाव में जीता जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर जो है उस पर भी कुछ समझने की आवश्यकता है कि आखिर तेजस्वी यादव जो लगातार इस चुनाव में कैंपेन कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बावजूद वो बेलागंज गए थे चुनाव प्रचार करने के ठीक एक दिन पहले, यानी कि 11 तारीख और 13 को वहाँ वोटिंग थी। तो आखिर आरजेडी क्यों हारी, इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह क्या है, और अब आरजेडी किस स्ट्रेटेजी पर काम करेगी? तो हमारे साथ पहले विवेक हैं, विवेक से समझ लेते हैं। विवेक, आरजेडी को आपको क्या लगता है कि अब किस स्ट्रेटेजी पर काम करेगी? बिल्कुल, आरजेडी का स्ट्रेटेजी जो अभी था जो है कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो वो लड़ा जाएगा, लेकिन तेजस्वी का नेतृत्व तो बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। 4 सीटों को लेकर तमाम नेताओं का जो बयान रहता है कि चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है 3 सीट इनका सीटिंग सीट था, सीटिंग सीट अपना नहीं बचा पाए। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे
जो उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे रामगढ़ से, देखा वहाँ पे छठे सतवें राउंड तक जो अजीत सिंह थे वो सबसे पीछे थे, यानी तीसरे पैदान पे चले गए थे। सेकंड पे था वो जनसुराज थी। ऐसे में वहीं चूंकि आरजेडी बीट देखते हैं, आपको लगता है कि आरजेडी के जो वर्कर्स हैं या फिर जो लीडर हैं वो तेजस्वी के लीडरशिप पर अब सवाल खड़े करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो जीती हुई सीटें थी, 3 महत्वपूर्ण सीटें जो जीती हुई थी, जिनसे सांसद चुन के गए थे, अब वो तीनों सीटें जो हैं इन लोगों ने लॉस कर दिया है। और जब हमने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से जब इस संबंध में पूछा, तो उन्होंने कहा कि समीक्षा होगी और हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम लोगों ने तीनों सीटें हारी हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए आरजेडी जो है वो अब आरजेडी की लीडरशिप को लेकर के एक सवाल खड़े होंगे, लेकिन इस सवाल के बीच हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हमारा जो चैनल है न्यूज़ 22 स्कोप, हम उस चैनल की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से हम न सिर्फ पल पल की खबरें अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे हैं, बल्कि जो हमारे सहयोगी हैं वो न सिर्फ पूरे झारखंड बल्कि पूरे बिहार में हैं और हर एक जगह से चप्पे चप्पे की खबर जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये न्यूज़ 22 स्कोप आप न्यूज़ चैनल को देख रहे थे और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये हमारा जो रूम है विधिवत, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो बैठते हैं और देखिए अभी जो हम लाइव कर रहे हैं वो लाइव आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लाइव हो रहा है। तो यहीं पर बैठ करके जो हम खबरों को हैं वो मूर्त रूप देते हैं, हमारे सहयोगी हैं वो तमाम सहयोगी जो हैं वो कहीं ना कहीं से आप तक खबरों को पहुँचाते हैं। तो आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप फेसबुक पर जाकर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम निश्चित तौर पर यह कोशिश करते हैं और ईमानदार कोशिश करते हैं कि एक भी खबर हमसे छूटे नहीं और हर एक खबरों को हम आप तक पहुंचाएं। और यही वजह है कि आपका प्यार भी हमें लगातार मिलता रहा है। तो फिलहाल अपने तमाम सहयोगियों के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।